नमस्कार। आप सबका स्वागत है। जयशंकर प्रसाद जी का बहुचर्चित नाटक स्कंदगुप्त। चलिए हम आ गए हैं आप लोगों के समक्ष। आप लोग भी फटाफट जुड़ जाइए। जयशंकर प्रसाद जी का यह नाटक अपने में अनूठा है और जैसा कि हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, बहुत प्यारा है, कई मायनों में प्रासंगिक भी है। कल हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे तो इसमें कुछ प्रश्न भी आए थे कि इससे हम क्या सीख सकते हैं, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इस तरह के प्रश्न। तो ऐसे में कुछ नए नए बिंदु भी आपको मिलते हैं। जुड़ जाइए तब तक। चलिए आ जाते हैं। चलिए आ जाते हैं। तो पहले अंक में 4 दृश्य पूरे हो चुके हैं। चौथे दृश्य में जो अंतिम कथन है वो भटार्क का है। भटार्क भटार्क का कथन है कि एक दुर्भेद्य नारी हृदय में विश्व प्रहेलिका का बीज है। रामेश्वर जी नमस्कार। एक दुर्भेद्य नारी हृदय में विश्व प्रहेलिका का रहस्य बीज है। ओह कितनी साहसशीला स्त्री है, देखो गुप्त साम्राज्य के भाग्य की कुंजी किधर जाती है। परंतु इसकी आंखों में काम पिपासा के संकेत अभी उबल रहे हैं। अतृप्त की चंचल प्रवंचना कपोलों पर रक्त होकर किरणा कर रही है। हृदय में श्वासों की गर्मी विलास का संदेश वहन कर रही है। परंतु अच्छा चलूं ये विचार करने का स्थान नहीं है। यहां तक डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। आगे आते हैं। 5वां दृश्य अंतःपुर का द्वार। अंतःपुर मतलब रनिवास, जहां पर रानियां रहती थीं उसे अंतःपुर कहते हैं, जिसे हरम कहते हैं। मुगल गुलाम वंश के परंपरा में हरम जहां रनिवास रहता है, यहां पर हम लोग क्या कहते हैं, अंतःपुर कहते हैं। सर्वनाग जो अंतर्वेद का विषयपति है वो घूम रहा है, टहल रहा है और वो खुद से मानो बातें कर रहा हो। कौन सी वस्तु देखी, किस सौंदर्य पर मन रीझा, कुछ नहीं। सदैव इसी सुंदरी खड्गलता की प्रभा पर मैं मुग्ध रहा। यानी तलवार की बात कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि और भी कुछ सुंदर है। वह मेरी स्त्री जिसके अभावों का कोष कभी खाली नहीं, जिसकी भर्त्सनाओं का भंडार अक्षय है, उससे मेरी अंतरात्मा कांप जाती है। यानी कि इनका यह कहना है जैसे कि हर घर में महिलाओं से लोग शिकायत करते हैं, अभावों का कोष कभी खाली नहीं, जिसकी भर्त्सना का भंडार अक्षय है। हमेशा शिकायतें करते रहना, हमेशा असंतुष्ट रहना, तो अभावों का कोष जो है कभी खाली नहीं। और भर्त्सना, झिड़की देना, भर्त्सना करना, कमी निकालना, बुरा भला कहना, ये तो भंडार इसका अक्षय है। आज मेरा पहरा है, घर से जान छूटी, लेकिन रात बड़ी भयानक है। चलूं अपने स्थान पर बैठूं। सुनता हूं परम भट्टारक की अवस्था अत्यंत शोचनीय है। जाने भगवान। भट्टारक जो नया महाबलाधिकृत है वो आता है, कहता है कौन? सर्वनाग बोलता है, नायक सर्वनाग। कितने सैनिक हैं? देखो यहां पर जो प्रकरण चल रहा था, ये चल रहा था महादेवी देवकी की हत्या का प्रसंग था।
अनंत देवी चाहती थी कि जो पट्ट महादेवी देवकी हैं उनकी हत्या कर दी जाए। तो वही प्रकरण चल रहा है। तो भटार कहता है कितने सैनिक हैं? सर्वनाग कहता पूरा का पूरा गुल्म है, समूह है। अंतःपुर से कोई आज्ञा मिली है? भटार का प्रश्न। सर्वनाग कहता है नहीं। भटार तुमको मेरे साथ चलना होगा। सर्वनाग कहता है मैं प्रस्तुत हूं। कहां चलूं? महादेवी के द्वार पर चलो, वहां मेरा क्या कर्तव्य है? सर्वनाग। तो भटार कहता है कोई न तो भीतर जाने पावे न ही भीतर से बाहर आने पावे। तो सर्वनाग चौंकता है, आखिर इस बात का क्या तात्पर्य है? भटार्क तुमको महाबलाधिकृत की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सर्वनाग कहता है तब भी क्या स्वयं महादेवी पर नियंत्रण रखना होगा? भटार कहता हां। ऐसा? सर्वनाग बोलता ऐसा। उसी समय कोलाहल होता है, उल्कापात होता है मानो। भटार कहता ओह समझ गया, ठीक समय हो गया। अच्छा अब मैं जाता हूं। दरवाजा खोलकर भटार्क भीतर चला जाता है। अब तब रामा आती है। रामा एक पात्र है जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने काल्पनिक पात्र बताया है और अंतर्वेद के विषयपति शर्वनाग की पत्नी है। उनकी पत्नी है, सॉरी, उनकी पत्नी है। रामा कहती है क्यों तुम आज यहीं हो? मैं यहीं हूं। तुम कैसे? रामा कहती है मूर्ख, महादेवी सम्राट को देखना चाहती हैं परंतु उनके आने में बाधा है गोबर गणेश। तू कुछ कर सकता है? गोबर गणेश तू कुछ कर सकता है? इन्हें कोई खास आशा नहीं थी अपने पति से। सर्वनाग कहता है मैं क्रोध से गर्जते सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूं लेकिन सिंह वाहिनी तुम्हें देखकर मेरे देवता भी कूच कर जाते हैं। अपनी पत्नी से कहता है, वो पैर पटकती है, तुम कीड़े से भी अपदार्थ हो, उससे भी गए गुजरे हो। सर्वनाग कहता है ना 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 ना, ऐसा न कहो, मैं सब कुछ हूं परंतु मुझे घबराओ मत, समझा कर कहो मुझे क्या करना क्या होगा? तो रामा कहती है महादेवी देवकी की रक्षा करनी होगी, समझा? क्या आज इस संपूर्ण गुप्त साम्राज्य में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो उनकी रक्षा करे? शत्रु अपने विषैले डंक और तीखे दाढ़ संवार रहे हैं। पृथ्वी के नीचे कुमंत्रणाओं का क्षीण भूकंप चल रहा है। मानो राज्य पर संकट हो, महादेवी के प्राण संकट में हो। तो शर्मनाग कहता है यही तो मैं कभी कभी सोचता था परंतु। तो रामा कहती है तुम जिस भी तरह हो सके महादेवी के द्वार पर जाओ। मैं जाती हूं। चली जाती है। उसका आशय यह था कि आज उनको मारने का षड्यंत्र हो रहा है, वो किसी प्रकार से जो है उनको बचावे, ये वाली बात थी। तो एक सैनिक आता है, कहता है नायक न जाने क्यों हृदय दहल रहा है, जैसे सनसन करती हुई डर से ये आधी रात खिसकती जा रही है ना। पवन में गति है लेकिन शब्द नहीं। सावधान रहने का शब्द मैं चिल्लाकर कहता हूं लेकिन मुझे ही सुनाई नहीं पड़ता है। ये सब क्या है नायक? तो शर्मनाग कहता है तुम्हारी तलवार कहीं भूल तो नहीं गई है? सैनिक कहता है म्यान हल्की सी लगती है, टटोलता हूं। पर शर्मनाग कहता है तुम घबराओ मत, 3 साथियों को लेकर घूमो, सबको सचेत रखो, हम इसी शिला यानी चट्टान पर हैं, कोई डरने की बात नहीं। सैनिक चला जाता है, फाटक खोलकर पुरगुप्त निकलता है और उसके पीछे शर्मनाग, भटार्क और बाकी सैनिक आते हैं। पुरगुप्त कौन? अनंत देवी का बेटा, कुमारगुप्त का छोटा बेटा
और स्कंदगुप्त का चचेरा भाई। तो जब पुरगुप्त उधर से आता है तो पुरगुप्त कहता नायक सर्वनाग, तो सर्वनाग कहता जय हो कुमार की, क्या आज्ञा है, तुम साम्राज्य की शिष्टता सीखो। सर्वनाग कहता कुमार दास चिर अपराधी है, सिर झुका लेता है। बटार कहता इन्हें महादेवी के द्वार पर जाने की आज्ञा दीजिए, यह विश्वस्त वीर सैनिक हैं। तो पुरगुप्त कहता है जाओ तुम महादेवी के द्वार पर, जैसा महाबलाधिकृत ने कहा है वैसा ही करना, ये पुरगुप्त कहता है। हालांकि पुरगुप्त का भटार का भाव अलग था, वो मारना चाहते थे। इधर सर्वनाग की पत्नी जो थी अभी आई थी रामा, वो कह गई थी तुम जाके बचाना, रक्षा करना, तो उसको फिलहाल महादेवी के पास जाना ही जाना था। तो भटार्क अपने सैनिकों को लेकर के चला जाता है, सर्वनाग चला जाता है। दूसरे नायक और सैनिक वहां घूमने फिरने लगते हैं, परिक्रमण करते हैं। भटार्क सैनिक से कहता है कोई भी पूछे तो मत कहना कि सम्राट का निधन हो गया है, यानी कि उस समय सम्राट का निधन हो चुका था इस प्रकरण के अनुसार। तो सर्वनाग कहता है, भटार कहता है सैनिक से कोई पूछे तो ये मत कहना कि सम्राट का निधन हो गया है, बढ़ी हुई अस्वस्थता का समाचार बतलाना कि बीमार ज्यादा हैं, और सावधान कोई भी हो चाहे वह कुमारा माती ही क्यों न हो भीतर आने न पावे। तुम यही कहना कि परम भट्टारक अत्यंत व्याकुल है, विकल है, किसी से मिलना नहीं चाहते, समझा। तो नायक कहता है कि अच्छा। दोनों जाते हैं, फाटक बंद हो जाता है। सैनिकों से नायक कहता है आज बड़ी विकट अवस्था है, भाइयों सावधान। और उसी समय कुमारामात्य का प्रवेश, पृथ्वीसेन का प्रवेश, महादंड नायक और महाप्रतिहार प्रवेश करते हैं। महाप्रतिहार कहते नायक द्वार खोलो, हम लोग परम भट्टारक का दर्शन करना चाहते हैं, जो सम्राट थे कुमारगुप्त। नायक कहता है प्रभु किसी को भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। महाप्रतिहार चौंकता है, आज्ञा? किसकी आज्ञा? अबोध, तू नहीं जानता? सम्राट के अंतःपुर में स्वयं सम्राट का भी उतना अधिकार नहीं जितना महाप्रतिहार का। शीघ्र ही द्वार खाली कर, उन्मुक्त कर। नायक कहता दंड दीजिए प्रभु, लेकिन द्वार न खोलेगा। महाप्रतिहार कहते हैं तू क्या कह रहा है? नायक कहता है जैसे कि भीतर से आज्ञा मिली है। तो कुमारामात्य पैर पटकते हैं, कहते हैं ओह। महादंड नायक फिर कहते हैं विलंब असह्य है नायक, द्वार से हट जाओ। महाप्रतिहार कहते मैं आज्ञा देता हूं कि तुम अंतःपुर से हट जाओ युवक, नहीं तो तुम्हें पद से अलग कर दूंगा, पदच्युत कर दूंगा। नायक कहता है यथार्थ है, लेकिन मैं महाबलाधिकृत की आज्ञा से यहां हूं और उन्हीं के अधीनस्थ सैनिक हूं, उनके नियंत्रण में हूं। महाप्रतिहार के अंतःपुर रक्षकों में मैं नहीं हूं। तो महाप्रतिहार प्रश्न करते हैं क्या अंतःपुर पर भी सैनिक नियंत्रण है? क्यों पृथ्वीसेन? तो पृथ्वीसेन कहते हैं इसका परिणाम भयानक है। अंतिम शैया पर लेटे हुए मृत्यु के समीप सम्राट की आत्मा को कष्ट पहुंचाना होगा। महाप्रतिहार कहते हैं अच्छा, सर्वनाग कहां गया? नायक कहता है उसे महाबलाधिकृत ने दूसरे स्थान पर भेज दिया है। महाप्रतिहार को बड़ा क्रोध आता है, मूर्ख सर्वनाग। फिर अंतःपुर से रोने की आवाजें आने लगती हैं, अंदर रनिवास से। महादंड नायक कान लगाकर सुनते हैं, क्या सब शेष हो गया? हम अवश्य भीतर जाएंगे। शायद जो सम्राट थे वो गुजर गए थे, निधन हो गया था। तीनों तलवार खींच लेते हैं। नायक भी सामने आ जाता है। द्वार खोलकर पुरगुप्त और भटार्क आते हैं, प्रवेश करते हैं। पृथ्वीसेन कहता है भटार्क क्या आज्ञा है, ये सब क्या है? तो भटार्क तलवार खींचकर सिर से लगाता हुआ कहता है परम भट्टारक राजाधिराज पुरगुप्त की जय हो। माननीय कुमारामात्य, महादंड नायक, महाप्रतिहार, साम्राज्य के नियम के अनुसार
शस्त्र अर्पण करके परम भट्टारक का अभिवादन कीजिए। यानी तुम लोग शस्त्र यहां रख दो। तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। महाप्रतिहार कहते हैं, तो क्या सम्राट कुमार गुप्त महेंद्रादित्य अब संसार में नहीं है? भट्टार कहते हैं, नहीं। पृथ्वीसेन कहता है, परंतु उत्तराधिकारी युवराज स्कंदगुप्त वो कहां? पुरगुप्त कहता है, चुप रहो, तुम लोगों को बैठकर व्यवस्था नहीं देनी होगी। ओम सॉरी। पुरगुप्त कहता है, चुप रहो, तुम लोगों को बैठकर व्यवस्था नहीं देनी होगी। उत्तराधिकारी का निर्णय स्वयं स्वर्गीय सम्राट कर गए हैं। पृथ्वीसेन कहता है, इस बात का प्रमाण क्या है? पुरगुप्त, क्या तुम्हें प्रमाण देना होगा? पृथ्वीसेन कहते हैं, अवश्य। पुरगुप्त, महाबलाधिकृत इन विद्रोहियों को बंदी करो। भट्टार्क आगे बढ़ता है। पृथ्वीसेन कहता है, ठहरो भट्टार्क, तुम्हारी विजय हुई, लेकिन एक बात। पुरगुप्त कहता, आधी बात भी नहीं, बंदी करो। तो पृथ्वीसेन कहते हैं, कुमार, तुम्हारे दुर्बल और अत्याचारी हाथों में गुप्त साम्राज्य का राजदंड टिकेगा नहीं। संभवतः तुम साम्राज्य पर विपत्ति का आवाहन करोगे, इसीलिए कुमार इससे अलग हो जाओ, विरत हो जाओ। पुरगुप्त फिर कहता है, महाबलाधिकृत भट्टार्क, क्यों विलंब करते हो? बंदी बनाओ इनको। भट्टार्क कहता है, आप लोग शस्त्र रखकर आज्ञा मानिए। तो महाप्रतिहार कहते हैं, आतताई दुष्ट, यह स्वर्गीय आर्य चंद्रगुप्त का दिया हुआ खड्ग है, तेरी आज्ञा से नहीं रखा जा सकता। उठा अपना शस्त्र और अपनी रक्षा कर। तो पृथ्वीसेन कहते हैं, महाप्रतिहार, सावधान, क्या करते हो? यह अंतर विद्रोह का समय नहीं है। यह परीक्षा में आ चुकी है लाइन, ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो। यह अंतर विद्रोह का समय नहीं है। पश्चिम और उत्तर से काली घटाएं उमड़ रही हैं। यह समय बलनाश करने का नहीं है। आओ हम लोग गुप्त साम्राज्य के विधान के अनुसार चरम प्रतिकार करें। बलिदान तो देना होगा। परंतु भट्टार्क, जिसे तुम खेल समझकर हाथ में ले रहे हो, उस काल भुजंगी राष्ट्रनीति की प्राण देकर भी रक्षा करना, एक नहीं 100 स्कंदगुप्त उस पर न्यौछावर हो। आर्य साम्राज्य की जय हो। छुरा मारकर पृथ्वीसेन स्वयं गिरता है। महाप्रतिहार दंडनायक भी वैसे ही करते हैं, दोनों मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। पुरगुप्त कहता है, पाखंड स्वयं ही विदा हो गए, अच्छा ही हुआ। भट्टार कहता है, परंतु भूल हुई, ऐसे स्वामी भक्त सेवक। पुरगुप्त कहता है, कुछ नहीं, भीतर चला जाता है। यही आज भी हो रहा है देश में, आज भी यही हो रहा है। जो वफादार हैं देश के, जाने दो, ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। तो भट्टार कहता है, तो जाएं, सब जाएं। गुप्त साम्राज्य के हीरों के से उज्जवल हृदय वीर युवकों का शुद्ध रक्त सब मेरी प्रतिहिंसा राक्षसी के लिए बलि हो जाएं। दृश्य बदल जाता है। आता छठा दृश्य। अब नगर प्रांत का एक मार्ग है, उसी मुदगल अपने से बातें करता हुआ चला जा रहा है। मुदगल जो विदूषक जैसा है, हंसाता है, ठिठोलिया है। कहता है, किसी के सम्मान सहित निमंत्रण देने पर पवित्रता से हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ जाना एक दूसरी बात है, और भटकते थकते उछलते कूदते ठोकर खाते लुढ़कते हाथ पैर की पूजा कराते हुए मार्ग चलना एक भिन्न वस्तु है, दूसरी बात है। कहां हम और कहां ये दौड़। कुसुमपुरी से अवंती और अवंती से मूल स्थान, जिसे मुल्तान कहते हैं पाकिस्तान में आजकल, कुसुमपुरी से अवंती और अवंती से मूल स्थान। इस बार की आज्ञा का तो पालन करता हूं, परंतु यदि तथापि पुनश्च फिर भी कभी ऐसी आज्ञा मिली कि इस ब्राह्मण ने साष्टांग प्रणाम किया, भैया विदा करो। अच्छा, इस वृक्ष की छाया में बैठकर विचार कर लूं कि सैकड़ों योजन लौट चलना अच्छा है कि थोड़ा और चलकर काम कर लेना अच्छा है। गठरी रख करके बैठ जाता, ऊँघने लगता है, नींद आ जाती है। मातृगुप्त आता है। मातृगुप्त कहता है, मुझे तो युवराज ने
मूल स्थान की परिस्थिति संभालने के लिए भेजा। देखता हूं ये मुदगल भी यहां पहुंचा। चले थोड़ा तंग करें इसको, थोड़ा मनोविनोद ही सही, थोड़ा मजा आएगा। कपड़े से मुंह छुपा करके गठरी खींचकर चलता है। मुदगल कहता है, ठहरो भाई, जैसे साधारण लोग अपनी गठरी आप ही ढोते हैं, तुम कष्ट न करो। मातृगुप्त चक्कर काटता है और मुदगल पीछे पीछे दौड़ता है। मातृगुप्त कहता है दूर खड़ा होकर के, अब आगे बढ़े कि तुम्हारी टांग टूटी। मुदगल कहता है, अपनी गठरी बचाने में टांग का टूटना बुरी बात नहीं है दोस्त, अपशकुन नहीं। तुम ये ना समझना कि हम दूर चलते चलते थक गए हैं। तुम्हारा पीछा न छूटेगा, हम ब्राह्मण हैं, शास्त्रार्थ कर लो हमसे, डंडा न दिखाओ। हाँ, मेरी जो गठरी जो तुम लेते हो, इसमें कौन सा न्याय है, बोलो। तो मातृगुप्त कहते हैं, न्याय? तब तो आप तो वाक्य मानते होगे, ऋषियों का वाक्य मानते होगे। मुदगल कहता, अच्छा तो तर्कशास्त्र लगाना पड़ेगा। मातृगुप्त, हाँ, तुमने गीता तो पढ़ी होगी ना। मुदगल, हाँ अवश्य, ब्राह्मण और गीता न पढ़े। मातृगुप्त कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है, न त्वेवाहम जातो नाशो न त्वम नेमे, न हम है न तुम हो, न यह वस्तु है, न तुम्हारी है न हमारी है, फिर इस छोटी सी गठरी के लिए इतना झगड़ा। मुदगल कहता, ओहो, तुम समझे नहीं। मातृगुप्त, क्या नहीं समझे? अरे भाई, गीता सुनने के बाद क्या हुआ? मातृगुप्त कहते हैं, महाभारत हुआ। तब भैया इस गठरी के लिए महाभारत का एक लघु संस्करण हो जाना आवश्यक है। गठरी में हाथ लगाया कि डंडा उठाया? डंडा लगा, डंडा तानता है मुदगल। तो मातृगुप्त कहते हैं, मुदगल डंडा मत तानो, मैं वैसा मूर्ख नहीं कि सूची के अग्रभाग के लिए दूध और मधु से बना हुआ एक बूंद भी रक्त गिराऊं। भाई मैं भी ब्राह्मण हूं। गठरी दे देता है। मुदगल पहचान लेता है, अरे कौन? मातृगुप्त। पीछे से कोलाहल होता है, नेपथ्य में कोलाहल। मातृगुप्त कहते हैं, हां मुदगल, इधर तो शक और होड़ों की सम्मिलित सेना घोर आतंक फैला रही है। चारों ओर विप्लव का साम्राज्य है, निरीह भारतीयों की घोर दुर्दशा है। तो मुदगल कहता है, और मैं महादेवी का संदेश लेकर अवंती गया, वहां युवराज नहीं थे। बलाधिकृत प्रणदत्त की आज्ञा हुई कि महाराज गोविंद गुप्त को जिस तरह हो खोज निकालो। यहां तो विकट समस्या है, हम लोग कर ही क्या सकते हैं? मातृगुप्त कहते हैं, कुछ नहीं, भगवान से केवल प्रार्थना कर सकते हैं। साम्राज्य में कोई सुनने वाला तो है नहीं, अकेले युवराज स्कंदगुप्त क्या करेंगे भला? तो मुदगल कहता है, भाई आप लोग कमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। कुछ नहीं, केवल प्रार्थना। हाँ, मुदगल कहता है, परंतु भाई हम ईश्वर होते तो इन मनुष्यों की कोई प्रार्थना सुनते ही नहीं। इनको हर काम में हमारी आवश्यकता पड़ती है। मैं तो घबरा जाता, भला वह तो कुछ सुनते भी हैं। यही भगवान, इतनी डिमांड होती है, भगवान भी बेचारे थक जाते होंगे, ऊब जाते होंगे। तो मातृगुप्त कहते हैं, नहीं मुदगल, निरीह प्रजा का। अजय जी, आपका कमेंट दिख नहीं रहा भाई, दोबारा भेजिए। वो रिट्रैक्ट हो गया है, इसलिए मुझे दिख नहीं रहा है। ये जो है मैसेज दिख नहीं रहा, रिट्रैक्ट हो गया। कहते हैं, नहीं मुदगल, निरीह प्रजा का नाश नहीं देखा जाता। क्या इनकी उत्पत्ति का यही उद्देश्य था? क्या इनका जीवन केवल चींटियों के समान किसी की प्रतिहिंसा पूर्ण करने के लिए है? देखो, वो दूर पर बंधे हुए नागरिक और उन पर होड़ों की नृशंसता,
यानी अत्याचार। ओह। मुदगल कहता अरे हाय रे बाप। मातृगुप्त कहते हैं सावधान, असहाय अवस्था में प्रार्थना के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। आओ हम लोग भगवान से विनती करें। ये परीक्षा में आई हुई कविता है, इसमें हम सुना दे रहे हैं। उतारोगे अब कब भूभार, उतारोगे अब कब भूभार, बार बार क्यों कह रखा था लूंगा मैं अवतार। उमड़ रहा है इस भूतल पर दुख का पारावार, बाणव ले लिहान जिह्वा का करता है विस्तार। प्रलय पयोधर बरस रहे हैं रक्त अश्रु की धार, मानवता में राक्षसत्व का अब है पूर्ण प्रचार। पड़ा नहीं कानों में अब तक क्या यह हाहाकार, सावधान हो अब तुम जानो मैं तो चुका पुकार। उतारोगे अब कब भूभार। तो मिलकर के दोनों गाते हैं, मातृगुप्त और मुदगल। हे भगवान, धरती का भार हरण करने आप कब आएंगे। बार बार आप कहते हैं कि अवतार लूंगा। इस भूतल पर दुख का पारावार यानी समंदर उमड़ रहा है। जो समंदर है अपनी जिह्वा फैला करके जिह्वा का विस्तार कर देता है लोगों को निगलने के लिए, और प्रलय के बादल बरस रहे हैं और उसमें लाल लाल आंसू, खून की बारिश हो रही है। मानवता में राक्षसीपन का प्रचार हो रहा है। क्या अभी भी आपके कानों में लोगों का हाहाकार, रुदन रुलाई सुनाई नहीं पड़ रहा। सावधान हो अब तुम जानो मैं तो चुका पुकार, उतारोगे अब कब हो भार। यह पहला अंक है और पहले अंक का छठा दृश्य है। तो साथ ही आठ दृश्य है भी। पूर्ण सैनिक कहता है चुप रह, क्या गाता है। मुदगल कहता है मैं तो भीख मांगता हूं, गीत गाता हूं, आप भी कुछ दीजिएगा। वीर मुद्रा बनाता है। होड़ लोग धक्का दे देते हैं, कहते चल एक और खड़ा हो जा। हाँ जी, इन दुष्टों ने कुछ देना अभी स्वीकार किया, स्वीकार नहीं किया, बड़े कुत्ते हैं ये। आपका कमेंट हम पढ़ लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। अजय वर्मा, सरनाम बदलने वाले असली नाम वापस रखने पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि नाम बदलने में क्या रखा है। नाम देखो उधार की चीज है। जब आदमी जन्म लेता है तो एक नाम पड़ जाता है, तो आप कान को इधर से पकड़ो कि उधर से पकड़ो, क्या फर्क पड़ता है। तो नाम तो जो आपने जन्म के समय रखा, जो बाद में रखा, सब नाम ही, सब नकली नाम है। असली नकली किसे कहा जाए। सब कुछ तो धरती पर नाम रखा जाता है। लेकिन आपकी बात सही है। तो हूर सैनिक सबको बंदी बनाए हुए हैं। नागरिक कहते हैं हम तो निरीह प्रजा हैं, हम लोगों के पास क्या रह गया है जो आप लोगों को दें। सैनिकों ने तो हमें पहले ही लूट लिया है। हूर सेनापति कहता है तुम लोग बातें बनाना बहुत जानते हो, अपना छुपा हुआ धन देकर प्राण बचाना चाहते हो तो शीघ्रता करो, नहीं तो गर्म किए हुए लोहे प्रस्तुत हैं कोड़े और तेल में तर करने के लिए, कोड़े और तेल में तर करने के लिए। और कोड़े और तेल में तर कपड़े भी हैं। उस कष्ट को याद करो, प्राण तो तुम्हारे हाथों में है, प्राण तो तुम्हारे हाथों में है ना। एक सेकंड।
चलिए हम आते हैं। हम्म। तो नागरिक कहते प्राण तो तुम्हारे हाथों में है, जब चाहो ले लो। पूर्ण सेनापति कोड़े से मारता है, कहता उसे तो हम ले ही लेंगे, लेकिन धन कहां है। नागरिक कहते हैं नहीं है निर्दय हत्यारे, कह दिया कि धन नहीं है। पूर्ण सेनापति सैनिकों से कहता है इन बालकों को तेल से भीगा हुआ कपड़ा डालकर जलाओ, स्त्रियों को गर्म लोहे से दागो। स्त्रियां कहती हे नाथ, एक छोटी सी कविता है, ये भी परीक्षा में आ जाती है। हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो। नहीं हो नाम ही बस नाम है क्या, सुना केवल यहाँ हो या वहां हो। पुकारा जब किसी ने तब सुना था, भला विश्वास यह हमको कहाँ हो। हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो। स्त्रियों को पकड़ करके होंठ खींच लेते हैं, तो मातृगुप्त को बड़ा जो है कष्ट होता है। कहते हैं हे प्रभु, हमें विश्वास दो, अपना बना लो, सदा स्वच्छंद हो चाहे जहां हो। इन निरीहों के लिए प्राणों का उत्सर्ग करना धर्म है। कायरों, स्त्रियों पर यह अत्याचार, तलवार से बंधन काट देता है मातृगुप्त, और लपकते हुए एक सन्यासी का प्रवेश। सन्यासी आता है। सन्यासी कहता साधु वीर, साधु साधु, संभल कर खड़े हो जाओ, भगवान पर विश्वास करके खड़े हो। मुदगल पहचानता हुआ कहता है जय हो महाराज कुमार, महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। सब उत्साहित होकर भिड़ जाते हैं और हूण सैनिक भाग जाते हैं। गोविंद गुप्त कहते हैं अच्छा मुदगल, तुम यहां कैसे, और युवक तुम कौन हो। मातृगुप्त कहते हैं युवराज स्कंद गुप्त का मैं हूं अनुचर। मुदगल कहता है वीर पुंगव, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए तो इस वेश में हुए। गोविंद गुप्त कहते हैं क्या कहूं मुदगल, स्कंद कहां है। मातृगुप्त कहते हैं उज्जैनी में। गोविंद गुप्त फिर कहते हैं अच्छा है, सुरक्षित है, चलो दुर्ग में हमारी सेना पहुंच चुकी है, विश्राम करो वहां। यहां का प्रबंध करके हमको शीघ्र आवश्यक कार्य से मालव जाना है। अब होड़ों के आतंक का डर नहीं। सब कहते हैं जय हो महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। गोविंद गुप्त कहते हैं पुष्य मित्रों के युद्ध का परिणाम क्या हुआ। मातृगुप्त कहते विजय हुई। और मालव का। मुदगल कहता है युवराज थोड़ी सेना लेकर के बंधु वर्मा की सहायता के लिए गए हैं। गोविंद गुप्त ऊपर देखकर कहते हैं वीर गुप्त, वीर पुत्र है स्कंद, वीर पुत्र है स्कंद, आकाश के देवता और पृथ्वी की लक्ष्मी तुम्हारी रक्षा करें। आर्य साम्राज्य के तुम ही एकमात्र भरोसे हो। मुदगल कहता है तब महाराज पुत्र, बड़ी भूख लगी है, प्राण बचते ही भूख का धावा हो गया, शीघ्र ही रक्षा कीजिए। गोविंद गुप्त कहते हाँ हाँ सब लोग चलो, सब जाते हैं। दृश्य बदलता है, आते हैं 7वें दृश्य में। अवंती का किला है, उसमें देवसेना, विजया और जयमाला है। ध्यान दीजिएगा इस प्रसंग में। ओम। विजया कहती है विजय किसकी होगी भला कौन जानता है। जयमाला जो कि बंधु वर्मा की पत्नी है, कहती हैं तुमको केवल अपने धन की रक्षा का इतना ध्यान है। देवसेना जो कि बंधु वर्मा की बहन है, कहती है और देश के मान का, स्त्रियों की प्रतिष्ठा का, बच्चों की रक्षा का कुछ भी नहीं। विजया संकुचित होती है, कहती नहीं नहीं मेरा अभिप्राय ये नहीं था। जयमाला कहती है परंतु एक उपाय है। विजया वो क्या। जयमाला रक्षा का निश्चित उपाय। देवसेना कहती है तुम्हारे पिता ने तो उस समय नहीं माना, न सुना।
नहीं तो आज इस भय का अवसर ही न आता। जयमाला कहती हैं, तुम्हारी अपार धनराशि में से एक क्षुद्र अंश, एक छोटा हिस्सा, वही यदि इस धन लोलुप श्रृंगालों को, सियारों को दे दिया जाता तो। विजया कहती है, किंतु इस प्रकार अर्थ देकर, धन देकर विजय खरीदना तो देश की वीरता के प्रतिकूल है। जयमाला कहती, ठहरो, कोई आ रहा है। तो मालव के राजा बंधु वर्मा प्रवेश करते हैं। कहते हैं, प्रिय, अभी तक युवराज का कोई संदेश नहीं मिला। यानी स्कंदगुप्त का संदेश भेजा था ना खबर। संभवतः शकों और होड़ों की सम्मिलित वाहिनी यानी सेना से आज दुर्ग की रक्षा न कर सकूंगा। जयमाला कहती है, नाथ, तब क्या? स्कंदगुप्त का अभिनय करना मुझे करना होगा? स्कंदगुप्त का अभिनय क्या मालवेश को, मालव के राजा को दूसरे की सहायता पर ही राज्य करने का साहस हुआ था? जाओ प्रभु, सेना लेकर सिंह विक्रम जैसे शत्रु पर टूट पड़ो। दुर्ग की रक्षा का भार मैं लेती हूं। विजया कहती है, महाराज, ये केवल वाचालता है, बड़बोलापन है। दुर्ग रक्षा का भार सुयोग्य सेनापति के हाथ होना चाहिए। बंधु वर्मा कहते हैं, घबराओ मत श्रेष्ठी कन्या। विजया किसी सेठ की लड़की है, उसको अपने धन की बड़ी चिंता रहती, को लूट न ले जाए। जयमाला कहती है, स्वर्ण रत्न की चमक देखने वाली आंखें बिजली सी तलवारों के तेज को कब तक सहन कर सकती हैं? श्रेष्ठी कन्या, हम छत्राड़ी हैं, चिर संगिनी खड्गलता का हम लोगों से चिर स्नेह है। बंधु वर्मा कहते हैं, प्रिय, शरणागत और विपन्न की मर्यादा रखनी चाहिए। अच्छा, दुर्ग का तो नहीं, अंतःपुर का भार तुम्हारे ऊपर है, रनिवास का भार तुम्हारे ऊपर है। देवसेना कहती, भैया आप निश्चिंत रहिए। बंधु वर्मा कहते हैं, भीम दुर्ग का निरीक्षण करेगा, मैं जाता हूं। चले जाते हैं। भीम यानी भीम वर्मा, उनका छोटा भाई। विजया कहती है, भयानक युद्ध समीप जान पड़ता है। क्यों राजकुमारी? देवसेना, तुम वीणा ले लो तो मैं गाऊं। विजया कहती है, हंसी न करो राजकुमारी। जयमाला, तो बुरा ही क्या है? विजया कहती, युद्ध और गान। तब जयमाला जो कहती है वो आईएएस की परीक्षा में भी, नेट की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। युद्ध क्या नहीं है? रुद्र का श्रृंगीनाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का वाद्य मिलकर एक भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है। उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्र करो। अत्याचार के शमशान में ही मंगल का, शिव का सत्य सुंदर संगीत का समारंभ होता है। इस वाक्य को हम फिर पढ़ रहे हैं। युद्ध क्या नहीं है? रुद्र का श्रृंगी नाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का वाद्य मिलकर एक भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है। उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्र करो। अत्याचार के शमशान में ही मंगल का, शिव का सत्य सुंदर संगीत का समारंभ होता है। तो देवसेना कहती है, भाभी, मैं तो गाती हूं, एक बार गा लूं हमारा गान, फिर पता नहीं गाने को मिले कि न मिले। जयमाला कहती, तो गाओ ना। विजया कहती है, रानी, तुम लोग आग की चिंगारियां हो या स्त्री हो, देवी ज्वालामुखी की सुंदर लट के समान तुम लोग। जयमाला
कहती है सुनो, देवसेना गा रही है। अब एक गीत है, ये भी परीक्षा में आ चुका है। भरा नैनों में मन में रूप, भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप। भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप। जल थल मारुत व्योम में जो छाया है सब ओर। खोज खोज कर खो गई मैं पागल प्रेम विभोर। भांग से भरा हुआ यह कूप, भरा नैनों में मन में रूप। धमनी की तंत्री बजी, तू रहा लगाए कान। बलिहारी में कौन तू, है मेरा जीवन प्राण। बलिहारी में कौन तू, है मेरा जीवन प्राण। खेलता जैसे छाया धूप, भरा नैनों में मन में रूप। सहसा भीम वर्मा आता है। भाभी, दुर्ग का द्वार टूट चुका है, हम अंतःपुर के बाहरी द्वार पर हैं। अब तुम लोग प्रस्तुत रहना, तैयार रहना। जयमाला कहती है उनका क्या समाचार है? अभी कुछ समाचार नहीं मिला। गिर संकट में उन्होंने शत्रुओं को रोका था, लेकिन दूसरी शत्रु सेना गुप्त मार्ग से आ गई। मैं जाता हूं, सावधान। वो चला जाता है। नेपथ्य से कोलाहल होता है, भयानक शब्द होता है। आप लोग कमेंट करो, हम विराम लेने वाले हैं। कुछ पूछना चाहो तो कमेंट कर सकते हो। विजया कहती महारानी किसी सुरक्षित स्थान में निकल चलिए। जयमाला छुरी निकालते कर कहती है रक्षा करने वाली तो पास है, डर क्या देवसेना। देवसेना कहती भाभी, श्रेष्ठी कन्या ये विजया, ये श्रेष्ठी कन्या के पास ये नहीं है छुरी, उन्हें भी तो दो। विजया कहती ना 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 ना, मैं लेकर क्या करूंगी, भयानक। देवसेना कहती इतनी सुंदर वस्तु क्या कलेजे में रख लेने योग्य नहीं है। विजया उस समय धड़ाम का शब्द सुनती है, धड़ाके का शब्द। ओह, तुम लोग बड़ी निर्दय हो। जयमाला कहती है जाओ, एक ओर छुप कर खड़ी हो जाओ। उसी समय खून से लथपथ भीम वर्मा प्रवेश करता है। भीम वर्मा कहता भाभी, रक्षा न हो सकी, अब तो मैं जाता हूं। वीरों के वर्णीय सम्मान को अवश्य प्राप्त करूंगा। परंतु जयमाला कहती है हम लोगों की चिंता न करो वीर, हम लोगों की चिंता न करो वीर। स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों और अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन कर देना क्षत्रिय का धर्म है। एक प्रलय की ज्वाला अपनी तलवार से फैला दो। भैरव के श्रृंगीनाथ के समान प्रबल हुंकार से शत्रु हृदय कपा दो। वीर बढ़ो, गिरो तो मध्याह्न के भीषण सूर्य के समान, आगे पीछे सर्वत्र आलोक और ज्वलता रहे। भीम वर्मा चला जाता है, द्वार टूट जाता है। विजयी शत्रु सेनापति प्रवेश करता है। भीम वर्मा आकर रोकना शुरू कर देता है और गिरते गिरते भीम वर्मा का जयमाला देवसेना की सहायता से युद्ध होता है। सहसा स्कंदगुप्त सैनिकों के साथ प्रवेश करते हैं और आवाज आती है युवराज स्कंदगुप्त की जय, युवराज स्कंदगुप्त की जय। शक और हूण स्तंभित हो जाते हैं, मानो चौंक जाते हैं। स्कंदगुप्त कहता है ठहरो देवियों, स्कंद के जीवित रहते स्त्रियों को शस्त्र नहीं चलाना पड़ेगा। युद्ध होता है, सभी पराजित हो जाते हैं और बंदी हो जाते हैं। विजया झांकती है, आहा कैसी भयानक और सुंदर मूर्ति है। स्कंदगुप्त विजया को देखकर कहते हैं ये कौन है। अब पर्दा गिर जाता है और पहला अंक पूरा हो जाता है। अब दूसरा अंक हम लोग कल सुनेंगे। आपके कमेंट हम पढ़ लेते हैं। कुछ डिस्कशन करना चाहें आप लोग तो डिस्कशन कर सकते हैं। अंतिम लाइन महत्वपूर्ण है, सर कहानी सत्य है या कल्पित। आपने स्कंदगुप्त का मंचन देखा नहीं? स्कंदगुप्त का मंचन तो मैंने नहीं देखा। स्कंदगुप्त का मंचन हो चुका है। वैसे एक किताब मेरे पास है, बाकायदा उसमें लिखा है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों का मंचन जो है हुआ था।
तो अजय वर्मा का कहना है कहानी सत्य है कल्पित नहीं भाई, कहानी सत्य है, कहानी कल्पित नहीं है, उसमें लेखक की पंक्तियां कल्पित हैं बस। अधिकार सो कितना मादक किंतु सारहीन है, ये प्रसाद जी की लाइन है, लेकिन कहानी कल्पित नहीं है। स्कंदगुप्त की वीरता में लेश मात्र भी गलत नहीं लिखा है। होता क्या है, राजाओं का षड्यंत्र हमारे सामने आ कहां पाता है। अब देखो, हम दिल्ली में हैं, आप लोग शहर में हैं, आपको हर सरकार बताएगी कि देश में प्रगति हो रही है, जीडीपी इतना हाई हो रही है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, आपको शहर में प्यास लग गई, आपको एक भी नल नहीं मिलेगा, सही पानी नहीं मिलेगा, और कम से कम जेब में 20 रुपया जरूर हो, नहीं तो पानी भी नहीं पीने को मिले। अगर जेब में कुछ भी नहीं है तो फ्री तो पानी भी नहीं है, कम से कम 20 रुपया होगा तो बिस्लेरी का या कोई बोतल आपको मिलेगा। बताइए सही है गलत है। पहले था किसी के हाथ खड़े हो जाओ पानी पिला दो, पिला देता था। तो जीडीपी कितनी भी आगे चली जाए, लेकिन यहां बिना पैसे के पानी भी नहीं है। ये बात सही है गलत है। कुछ षड्यंत्र ऐसा हुआ कि धीरे धीरे सारे नल तोड़ दिए गए। और बताइए, सेविंग अकाउंट, आपके बैंक में अगर बचत खाता है, अब कहानी सत्य कल्पित की बात बता रहे हैं, आपके आपका बचत खाता सेविंग अकाउंट है और मिनिमम उसमें राशि होनी चाहिए 1000 रुपए। आपने 1000 रुपया दिया, खाता खुल गया। आज के 15 साल पहले बचत खाता अगर 4-5 साल बाद आप चेक करते तो 1000 रुपया बढ़ करके 1-1500 2000 हो जाता था। अब आज साल भर चेक करिए, जीरो मिलता है। वो बचत खाता नहीं रह गया। क्यों? कि पहले क्या करेंगे, 1000 रुपए से खाता खुल गया, बैलेंस आपका मेंटेन है। फिर वो कहेंगे मेंटेनेंस चार्ज, डेबिट कार्ड चार्ज, कोई चार्ज लगा करके 199 299 करके उसको 1000 के नीचे ले आएंगे। फिर लो बैलेंस चार्ज काटेंगे मेंटेनेंस का, और आप 5-6 महीना बाद देखो तो बैलेंस आपका जो है कम हो जाता है। ये कहां पता लगता है? तो जो ये जो संवाद होते हैं उस सत्य को दिखाने के लिए लेखक कल्पित करता है, लेकिन घटना तो सत्य है, घटनाक्रम तो सत्य है। ऐसे बहुत बातें होती हैं। अब ऐसा थोड़ी है कोई दूरबीन से देख रहा है आपस में स्कंदगुप्त तो क्या बात कर रहे हैं, यह तो अनुमान लगाया जाता है ना। इसको इतिहास लेखन बोलते हैं कि घटनाक्रम का अनुमान लगाना, क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या बातें हुई होंगी, है ना। जैसे जब ये होता है कि रामेश्वर जी कमेंट कर रहे हैं, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में नेता लोग भी यही काम कर रहे हैं आज। हाँ भाई, बात तो सही है। देश को बेचना एक ऐसा काम हो गया ना, हमको पता भी नहीं लगता देश बिक जाता है। तो देश और धर्म का नुकसान कौन कर रहे हैं? बाबा लोग धर्म का नुकसान कर रहे हैं और नेता देश का नुकसान कर रहे हैं। जिस सामाजिक न्याय के लिए हमारा संविधान काम कर रहा है, वो न्याय कहां मिल रहा है? न्याय नहीं मिल पा रहा। न्याय का मतलब होता है योग्यता का सम्मान, न्याय का मतलब होता है सुरक्षा। कहां है योग्यता का सम्मान और कहां है सुरक्षा? हम जैसे तमाम पढ़े लिखे लोग कुछ भी कर लें, लेकिन नहीं रहता जेब में पैसा। लेकिन तमाम लोग ऐसे मिलेंगे आपको, हम योग्यता की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं उनके पास अवसर ही अवसर। तो ये तो है विषमता, अन्याय तो है, अन्याय है बिल्कुल। तो विषमता तो है। बड़े शहरों में पानी का प्याऊ नहीं देखा आज तक। हम कह रहे हैं नल ही नहीं है। अगर आप चाहो, जैसे कहो कि मेरे पास पैसा नहीं है, तुम क्या कर सकते हैं? रूखी रोटी खा सकते हैं। रूखी रोटी भी नहीं मिलने वाला है। अब बताओ, 20 रुपया अगर आपकी जेब में नहीं है तो प्यासा मर जाता है आदमी। दिल्ली में हर शहर में ही है।
नल बनाने जाएंगे, नल खराब कर देंगे। ये मल्टीनेशनल कंपनियों का जाल होता है। आपको बाहर ही खाओ पियो, बाहर ही सब कुछ। आप सिनेमा देखने जाते हैं, कुछ ले नहीं जा सकते, वहीं का महंगा लेना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, पानी का बोतल 200-300 रुपए में आपको मिलता है। तो बहुत तरह तरह शोषण है। रामेश्वर जी के बाद अजय वर्मा कमेंट कर रहे हैं, सर 40 साल पहले दिल्ली में हैंडपंप होते थे, पुरानी दिल्ली में भिश्ती पानी पिलाने के लिए घूमते थे, जिन्हें लोग पैसे भी दे दिया करते थे। कालांतर में पानी की गाड़ियों ने इनका स्थान ले लिया, हैंडपंप गायब। अरे भाई, ये जो वर्तमान सरकार है यही काम तो कर रही है। अभी हम गांव साइड में गए थे, लखनऊ में गए थे, गांव गांव में जहां साफ पानी है कोई शिकायत नहीं, फिर भी वहां सरकार पाइप बिछा रही है। और सरकार क्या करेगी? पानी का टैक्स लेगी। कोई नहीं कह रहा भैया हमको पानी की समस्या, फिर भी ठेले जा रहे हैं। अंत में बाजारीकरण में लोग फंस जाएंगे, गुलाम बिना पैसे काम चलेगा नहीं। अब देखो, अभी सरकार सारा आंकड़ा आपके पास रखती है, आपका पैन, आपका आधार, वोटर आईडी सब लिंक है। जासूसी, राहुल गांधी परेशान है, ब्लैक मनी कहां है सरकार सब जानती है। ऐसे आंख से देख लो, कैमरे में आंखें गई, आंखों से स्कैन हो गया आपका आधार कार्ड, आधार से लिंक पैन, और पैन से लिंक अकाउंट नंबर, सारा पोल खुल गई। ऐसे ऐसे कैमरे मैंने देखे हैं, लाल किला वगैरह में तमाम लोग काम करते बताते हैं। ऐसे कैमरे एक तरफ देख लो, बस देखने से आपका अकाउंट नंबर का डिटेल पता लग जाएगा। आंखों के स्कैनिंग से, आप परीक्षा देने गए होंगे अभी यूपी में, हरियाणा में, तो आंखों को स्कैन करते हैं। आंखों को स्कैन किया, आंखों को स्कैन किया, आपका आधार नंबर पता लगा, आधार से लिंक पैन पता लगा, आधार से लिंक वोटर आईडी पता लगी, आपका जो है डीएल पता लग गया, सब डिटेल पता लग गया। भागकर कहां जाओगे? तो सरकार कंट्रोल कर लेगी ऐसे। यह बहुत बड़ा जाल है लोगों को गरीब बनाने के लिए। और देखो, वो जो ऋण है, ऋण की सीमा, अगर हमको 5,000 रुपए की जरूरत है और आपको 20,000 रुपया दे दिया जाए, वापस कर नहीं सकते, फिर टैक्स देना शुरू। किसानों को ऋण की सीमा बढ़ा दी गई। जब किसान को 50,000 का ऋण मिलता था, किसान वापस कर सकता था। आप कहो, सरकार कहेगी नहीं हम 5 लाख रुपए ऋण दे रहे हैं, लोगों को क्या लगेगा, है बीजेपी सरकार तो हमारे फायदे में काम कर रही है। लेकिन वो ऋण वापस कर नहीं पाएगा, और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी शर्तें लगाई जाएंगी, घर कुर्की होना या लोन अदायगी न कर पाने के एवज में जमीन बिक जाती है, मकान बिक जाते हैं। तो ये ऋण के चक्र में जो ये फंसाया जाता है, सूदखोरी वाला मामला, बहुत पहले लोग फंसाते थे। और कमाल की बात है, मुगल काल में 1192 से 1857 तक लोग थे, तब ये समस्या नहीं थी। ये समस्या जो है, ग्रामीण गणतंत्र डिस्टर्ब नहीं हुआ था, ये अंग्रेजों ने डिस्टर्ब किया, और आजादी के बाद की सरकारों ने देश को कंगाल कर दिया। तो पता नहीं लग पाता वास्तविकता क्या है। खैर, अब कौन सा डिस्कशन हम करें, बहुत सारी बातें तो कर ली गई थी। अनियंत्रित नगरीकरण नई समस्याएं पैदा कर रहा है। अरे इस पर तो क्या बताएं आपको, गांव छोड़कर लोग शहर में आए, गांव में पेट भर जाता था, गांव में शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, नल का साफ पानी, आरओ से बेहतर, थोड़ा सा भी कोई काम करता है पेट भर जाता है। लेकिन गांव को बेचकर शहर में आ गए, शहर में अगर कैश पैसा नहीं है, पानी नहीं, बिजली कट जाए, देखो कितनी जगह मैंने देखा है लाइट कट जाती, लोग मर जाते हैं। पता लगा कि ऑटोमेटिक दरवाजा है, लाइट से चलता है, बिजली से ही पानी भरा जाता है, टंकी खाली हो गई, ध्यान नहीं दिया, लाइट भी चली गई। अब उस दिन आप नहा भी नहीं सकते, पानी भी नहीं पी सकते। हर तरह से सरकार ने क्या किया, धुआं, आंखों में धुआं पड़ रहा है, गैस दिया जाए। अब बताओ, आंखों में धुआं पड़ता था लेकिन लकड़ी अरेंज हो जाती थी। अब गैस के लिए 1,000 रुपया आपको मिलेगा, तब तो आप लाएंगे सिलेंडर। तो सरकार को हर प्रकार से केवल पैसा चाहिए बस।
सब पैसा चाहिए। तो बाजारीकरण के चक्र में फंसाने की योजना रहती सरकार की, ताकि लोग प्रोत्साहित हों। अब आप देखो, जब 3-4 रुपए 1 मिनट लगता था फोन करने का, तो पैसा बहुत कम खर्च होता था। महीने में 100-200 रुपया तक खर्च होता, उससे ऊपर खर्च नहीं होता था। अब डेटा हो गया फ्री, लोग 24 घंटे लगे हुए हैं उस पर। अब आ रहा है कि एक स्टारलिंक आने वाला है, जो यक्स का जो मुखिया है एलन मस्क। आपको क्या लगता है कि हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं? जासूसी होगी उससे, बस केवल जासूसी होगी उससे। सर, दिल्ली में लोगों की जनसंख्या भी तो बढ़ गई है। 50 लाख करोड़ से 50 लाख 2 करोड़, दिल्ली 30 किलोमीटर जगह 60 किलोमीटर की दायरे में फैल गई है। अनधिकृत बस्तियों ने गंदगी फैला दी। बिल्कुल सही बात है। लोगों को शहर के नाम पे ना क्या मौज है, शहर कोई मौज नहीं है। बस भाई मर मुकदमा जो गांव में है शहर में नहीं है। छोटी छोटी बातें, पीड़ित हैं लोग शहर में। मैं एक हैकर को जानता हूं जो सिर्फ फोन नंबर से एंड्रॉयड को कंट्रोल कर सकता है, वीडियो फोटो आप डिलीट कर सकता है दूर बैठे हुए। भाई एआई देखो, एआई का दुरुपयोग हो रहा है। हम कह रहे हैं धीरे धीरे क्या होगा, जो हॉलीवुड की फिल्मों में होता है कि एक मशीन कंट्रोल कर लेती है, रोबोट कंट्रोल कर लेता है, सर युद्ध होता है, ऐसे होगा। तो सुविधा में है दुविधा। सरकार इतना प्रॉब्लम कर रही है। देखो अभी एक सच्ची न्यूज बताएं, हमारे एक परिचित हैं, उनके पास एक आदमी ने कहा मतलब फोन कर लें, उसमें पता नहीं क्या ओटीपी डाल दिया, उसका पैसा खाली कर दिया। वो बात करने के लिए फोन लिया था, उसमें पैसा निकाल लिया। तो अब बहुत चीजें ऐसी हैं हमें पता नहीं लगता। तो सुविधाएं जितनी हम ज्यादा ले रहे हैं, अपने को गुलाम बनाते चले जा रहे हैं। समस्या इस बहुत तगड़ी समस्या है। और मजेदार बात यह है कि जो धर्म अध्यात्म वाले जो सिखाते हैं, मोटिवेशन वाले, उनसे बड़े पाखंडी, धूर्त, फ्रॉड कोई नहीं है, क्योंकि उसको धंधा बना करके हमको ब्लैकमेल करते हैं। तो इस समय आदमी जाए तो जाए कहां? अपनी बुद्धि है नहीं, बुद्धि किससे लेगा? वकील बैठे हैं पैसा लेने के लिए, काउंसलर बैठे हैं पैसा लेने के लिए, बाबा दान पीटी लगा के बैठे हैं धर्म अध्यात्म के नाम पे मिसगाइड करने वाले, ब्रेन वॉश करने वाले। तो जो स्कंदगुप्त नाटक है, हमें लगता है हम में से हर किसी को पढ़ना चाहिए, सरकार को पढ़ना चाहिए, पब्लिक को पढ़ना चाहिए। लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। आपको क्या लगता है परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना जरूरी है? आपकी आंखें खोलें, इतिहास क्यों दोहराता है? क्योंकि सीख नहीं लेता तो गलती फिर करता है। आईएएस की परीक्षा में सवाल आता है जब कि अशोक एक महान शासक था, सिद्ध करो। या हर्षवर्धन की महानता पर प्रश्न आता है, समुद्रगुप्त की महानता पर, या औरंगजेब की महानता पर, हर्षवर्धन की महानता पर, अशोक की महानता पर। आपको क्या लगता है ये महान शासक थे? महान थे तो महान क्यों थे? इतिहास पढ़ना चाहिए। हम अगर विद्यार्थी न भी हो तब भी पढ़ना चाहिए कि महानता किस बात में थी। क्या लगता है लोग दूध के धुले थे? सब कलाकार थे। अशोक ने न तो सेना भंग की थी, न वैराग्य उसको हुआ था, जो मोह माया छोड़ दिया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया, कोई सब नाटक था। हर्षवर्धन वो भी जो है अवलोकितेश्वर के चक्कर में जो महायानी थे, अपना नुकसान करा लिया। और अकबर, इसने जो राजपूतों की वो बेइज्जती की है मीठे मीठे जहर के तौर पर, और जो शादियों के रिश्ते विश्ते बना करके सवर्ण संकरता फैलाई है, आगे चल करके उसका नुकसान हुआ है। राजपूतों की सारी प्रतिभा का मिस यूज कर लिया। तो असल में महानता किस बात में थी? महानता थी जो हमारे सामने चुनौती है उसको कैसे हम डील करते हैं। तो अशोक, हर्षवर्धन, अकबर और औरंगजेब के समक्ष जो चुनौतियां थीं, जो कठिनाइयां थी, उनसे कैसे निपटे उसमें महानता है। उनकी नैतिकता में नहीं है, और न जो है उनके धर्म इत्यादि में है। तो हम लोग पढ़ते नहीं, इसलिए मिसगाइड होते हैं। अजय वर्मा, सर नैतिकता को एक ताक पर रख दिया है और अनर्गल कानूनों ने इसका स्थान ले लिया। सही बात है।
हर प्रकार से जनता बेवकूफ बन रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा। उसको लगता है बाबा जी महान, उसको लगता है नेता महान, उसको लगता है प्रधानमंत्री महान, उसको लगता है ये महान, और जाए तो जाए कहां? अगर इनको न चुने तो जाए कहां? और बता दें, नौकरी की उम्र पहले कितनी थी? 21 साल शुरुआत में, फिर 25 साल, 30 साल, 32 साल, 40 साल। अब जो बच्चे तैयारी वारी करके खाली हो जाते थे, अब कुछ उद्यम करें, कार्य करें तो वैकेंसी आ जाती है। फिर बैठ जाओ तैयारी करने के लिए, 10 पोस्ट आएगी, 1 लाख आदमी कहीं सारा काम धाम छोड़ करके भैया तैयारी कर लो। फिर 2 साल बढ़ा देंगे, वैकेंसी, लटके रहो, उम्र बढ़ा देंगे, लटके रहो। तो जो काम करने की ऊर्जा है वह 20-25 साल से लेकर 45 साल तक के है। तब तक आप परीक्षा देते रहो। इतनी कम सीटें लाते हैं कि वो बाहर निकल नहीं पाते आप, तो विकल्प कैसे बनेंगे? बड़ी बड़ी प्रतिभाएं बस 4 पैसे की नौकरी के लिए पूरा जीवन खत्म हो गया। बैठे 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 हम तो आईएएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे। पता लगा जेब में कुछ नहीं है, बवासीर हो गया, शरीर कमजोर हो गया, पता कुछ नहीं कर पा रहे, शरीर थकावट आ गई। ये नहीं बताएंगे। अब बताइए, किस जो है बाबा ने मोबाइल का फोन आविष्कार किया, दवा का आविष्कार किया, हवाई जहाज का आविष्कार किया? बताइए देश की प्रगति में क्या योगदान है? पैसा सबसे अधिक उन्हीं के पास है। मनोरंजन उद्योग, कपिल शर्मा और तमाम लोग देखो, बीमारों को तो थेरेपी भले मिलती है, बाकी पीढ़ी को बिगाड़ने में इन लोगों का हाथ है। मोबाइल लेकर के सब लगे हुए हैं। परिणाम क्या है? समय निकल गया, उम्र निकल गई, ठन ठन गोपाल बैठे रहो। मनोरंजन उद्योग, हम आजकल देखते हैं लल्लन टॉप वाले इंटरव्यू लेते हैं और कई बच्चे चर्चा करते हैं मेट्रो में इधर उधर की, वो बड़ा महान है, कादर खान महान थे, ये महान। अरे महान रहे होंगे अपने जिंदगी के लिए, आपको क्या मिला? आप जरा सोचो। ठीक है, हर आदमी का अपना अपना काम होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, हमको परेश रावल पसंद है। भाई आप क्या करते हो जिंदगी में? आप अपने को तो देखो। तो ऐसा समय आ गया है, दुनिया के बारे में हमको पता, अपने बारे में बिल्कुल नहीं पता है। यही होता है ठगना। हम लोग ठगे चले जा रहे हैं, जिंदगी अपनी खाली, सबके जेब सबकी खाली, पैसा नहीं, पीड़ित हैं सब, परिवार में समस्याएं हैं। किसी एक लड़की की शादी करनी पड़े, 10 लाख दहेज कौन दे? इसका निदान कौन बताएगा? जो सामाजिक विषमताएं फैल रही हैं, पेपर पढ़ो आप, पति पत्नी के रिश्ते पता लगा काट दिया, लाश बोरे में भर के फेंक दिया, इसका निदान क्या है? अब बताओ। वकील के पास जाओ तो अंतहीन मामला शुरू, खत्म नहीं होता केस। बेटे को बाप ने डांट दिया कि भाई मत देखो मोबाइल, पबजी, उसी का सर फोड़ दिया। अब बताओ, इसी सी घटनाएं आ रही, भरोसा नहीं हो रहा क्या हो रहा है। मुझे लिए तो सब फ्रॉड लगते हैं, सारा किसी काउंसलिंग काम नहीं आ रही है, क्योंकि सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अब चूंकि पैसे के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए असर कैसे पड़ेगा? जब तक वह रियल में वो काम आप नहीं करोगे, असर कैसे पड़ेगा? नहीं जो है असर पड़ेगा। सर, आरक्षण ने भी बहुत अव्यवस्था फैला रखी है। लोग नहीं समझ रहे हैं कि कमजोर दिमाग वाले उचित निर्णय नहीं ले सकते, प्रतिस्पर्धा ही सही विकल्प लेती है। हाँ अजय वर्मा जी, अब इसको कोई बात कहो, लोगों को खराब लग जाती है। आरक्षण शब्द जो था उसका बहुत दुरुपयोग हो रहा। आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण का मतलब कि पिछड़े तबकों को मुख्य धारा में लाना, लेकिन इस तरह प्रतिभा से समझौता करके नहीं, उनको अवसर देकर। गरीब आदमी क्या कहता था? हमारे पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं। तो आप क्या कहें? इतनी किताबें आरक्षित कर दो, तुम पढ़ो। ये है भाई, हम परीक्षा देने जा रहे हैं, टिकट नहीं तो टिकट कर दो, ये आरक्षण हो गया। यानी उनको अवसर दो, अवसर की समानता। प्रतिभा से समझौता आप करेंगे तो परिणाम यही होगा जो हो रहा है। तो खैर इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, चूंकि हम एक टीचर के रूप में यहां बैठे हुए हैं, तो मेरे लिए तो सभी एक जैसे हैं, तो हम किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं करेंगे। हमारा मतलब जिन्हें आरक्षण मिल रहा है उनको भी ये लगना चाहिए कि हमारे साथ तो न्याय हो, किसी के साथ अन्याय न हो, ये विचार रखो। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बहुत सारी बातें कर लिए हैं और
अभी आज अपने चैनल पे हमने कोई धार्मिक बात नहीं बताई, जबकि वहां रेगुलर बताते थे बराबर। आज जो है यही सब चर्चाएं होती रह गई। और अभी हम आज यूजीसी नेट का एक पेपर मैंने हल किया था 2020 शिफ्ट 1 का, और आईएएस की क्लास आज शुरू किए थे। आपने देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो कल हम लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और आप लोग पढ़ते रहिए। कुछ पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज हमें पढ़ानी चाहिए तो आप बताइए, लेकिन इसके साथ शर्त है। अगर आप वह चीज कहें और हम पढ़ाएं तो अपने मित्रों को जोड़िए इस शर्त के साथ। आप कोशिश जरूर करिए, तो वह चीज हम अवश्य पढ़ाएंगे। कक्षा कितने बजे रहेगी कल? तो जैसे आज थी वैसे कल रहेगी। अभी वही समय रहेगा। अनुमान है 10:30 या 11 बजे मान लो। वो टाइम पीछे अभी करना पड़ेगा हमें, रात में लेट हो जाता है। सर कुल कितनी रामायण लिखी गई है? लगभग 350, लगभग 350 रामायण लिखी गई है। आईएएस वाली क्लास की बात कर रहे हैं, 11 बजे के आसपास दिन में। अभी पीछे नहीं कर पा रहे हैं, तो पीछे जो है होगा तो बता देंगे आपको। और कोई प्रश्न हो, प्रश्न कर लीजिए, डिस्कशन इसी पे कर लेते हैं हम। हम्म हम्म देखो, एक नैरेटिव बन जाता है ना, कि जैसे पैंट शर्ट कोई पहना है तो उसको धार्मिक जानकारी नहीं होगी, अगर कोई बाबा बना है तो चमत्कारी ही होगा। ऐसा नहीं है। हम लोग उसको छोटी बात मानते हैं कि इस प्रकार से जो है दुरुपयोग न करें अपने ज्ञान का। बाकी हम भी कपड़ा पहन ले, देखो बागेश्वर बाबा की तरह। बहुत। आपको कैसे पता चला 300? हाँ, 300 उसमें से काफी तो मैंने खुद पढ़ा हुआ है। 2013 से लेकर के अभी तक उस पे काम है मेरा, चल रहा है। उस पे मेरी 11 किताबें हैं, अभी अप्रकाशित हैं। रामायण पे, राम की पृष्ठभूमि पर उस पे चल ही रहा है। तो राम कथा 5 भागों में है। प्रवर्तन, परितोष, संवरण, पुनरुत्थान, नवोन्मेष, ये 5 भाग है महाभारत रामायण पे। वाल्मीकि पर एक उपन्यास है। एक राम का अनुताप, ये खंड काव्य है। एक राम की राज व्यवस्था राम कथाओं के आलोक में, ये भी किताब हमारी है। तो उस पर काम करने की वजह से ये है। 300 से ऊपर है, 350 के आसपास। उसमें तो जो हिंदी में जिनके ट्रांसलेशन उपलब्ध रहते हैं उनमें से ज्यादातर मेरा पढ़ा हुआ है। बाकी तो इंग्लिश हम समझ लेते हैं, संस्कृत भी कुछ समझ लेते हैं, बाकी हिंदी समझ लेते हैं। बाकी भाषाओं की जानकारी उतनी नहीं है। हाँ, बोलने पकड़ में आ जाता है, वो लिपि समझ में नहीं आती। देखो, अभी हम इसमें अगला अंक पढ़ते, लेकिन चूंकि आप लोग चर्चा कर रहे थे तो इसलिए जो है सर छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर का पे स्केल कितना है? अभिनव जी, अभी इसके विषय में स्पष्ट सूचना हम नहीं दे पाएंगे। अभी स्पष्ट सूचना हम नहीं दे पाएंगे। तो कम से कम वो 4600 तो होना ही चाहिए, या 8600 होगा। मुझे नहीं पता, कभी मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। उसकी एक बैच मैंने शुरू किया है, अभी बच्चे भी उसमें आ गए हैं। और छत्तीसगढ़ की ही वैकेंसी शायद आने वाली, बाकी सबकी तो आ चुकी है, उसी का नंबर है। और छत्तीसगढ़ प्रोफेसर परीक्षा का मेरा ऐसा रिकॉर्ड था कि, और रिकॉर्ड हम भी नहीं तोड़ पाए हैं। 54 एडमिशन में 38 सिलेक्शन फाइनल इंटरव्यू के बाद। तो ये तो रिकॉर्ड मेरा भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड था हमारा। ऐसे जो है ऑनलाइन टीचिंग लोग करते नहीं थे उस समय, तुम लोग टेलीग्राम से पढ़ाया था हमने। 102 बच्चों का जो है टेस्ट लिया था, तो इंटरव्यू दिए थे। बाकी लोग उसमें जब सिलेक्ट हुए तो 38 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, और कोई प्रश्न, किसी तरह का प्रश्न? अजय जी, अभिनव, रामेश्वर जी और
और तो कोई नाम उसे दिख नहीं रहा मुझे। आप ही लोग कमेंट कर रहे हैं। ठीक है। रामेश्वर जी ने एक बार कहा था मुझे कि क्या नाम से, बोलगा से गंगा कहानी बताने के लिए एक किताब हम लाए भी थे, ये प्रभाकर प्रकाशन की है, बोलगा से गंगा। तो जो समय मिलेगा तो इसको भी शेयर करेंगे। पहले अभी जो है साकेत, जो साकेत है, साकेत हम शेयर कर दें आपसे। स्कंदगुप्त पूरा हो जाए एक बार। सर आपका मस्तिष्क भी काफी उन्नत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव सर, आपने हिंदी की इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, वर्तमान में भारत में हिंदी भाषा की स्थिति पर कुछ कहिए। आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, आषाढ़ के एक दिन भी चर्चा हम करेंगे। हिंदी भाषा की स्थिति पर कुछ कहिए। देखो ऐसा है ना, पहली बात तो हिंदी भाषा संकट में नहीं है, पॉइंट नंबर वन। एक नैरेटिव बना दिया जाता है नेताओं के द्वारा, भाषाई टकराहट। पॉइंट नंबर टू, हिंदी शब्द जो है वो हिंदुस्तान की सभी भाषाओं के लिए है, इवन तमिल तेलुगु इत्यादि सब के लिए है। पॉइंट नंबर थ्री, हिंदी शब्द जो हिंदी की जननी रही है संस्कृत, तो संस्कृत से ही प्रभावित है तमिल। तमिल संगम हुआ था बहुत पहले, अगस्त उसके अध्यक्ष थे, आपने सुना होगा। तो संस्कृत से प्रभावित है तमिल ज्यादातर, और तेलुगु भी प्रभावित है, कुछ हद तक कन्नड़ा और मलयालम भी प्रभावित है। लिपियां इनकी अलग हैं, लेकिन संस्कृत का प्रभाव इन सब पे है। उस उस दृष्टिकोण से भी कहीं न कहीं आपस में कनेक्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी के चार रूप कहे जाते हैं, जिनमें कि हिंदुस्तानी अब उसकी आवश्यकता नहीं है, जो आगरा के आसपास बोली जाती थी, गांधी जी प्रमोट करना चाहते थे और जॉन गिलक्राइस्ट ने उसका समर्थन किया था। 1800 में वहां स्थापना हुई थी, क्या नाम, फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में। हिंदुस्तानी, रेखता, उर्दू जो है वो मूलतः हिंदी ही है, हिंदी का एक रूप है। लिपि है फारसी, लेकिन उसका ग्रामर हिंदी का ही है, इसलिए एक हिंदी के प्रचार प्रसार के रूप में उसको भी लिया जाता है। दक्षिणी हिंदी, वो जो यहां से लोग गए थे, क्या नाम से, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन हुआ था, तो यहां से लोग गए थे साउथ में, वली दक्कनी वगैरह तमाम चर्चा होती है। गोलकुंडा, जो बीदर, उधर क्या नाम से हैदराबाद, सब मिला करके तेलंगाना में आजकल आता है। तो दक्षिणी हिंदी भी वो हिंदी के प्रसार के रूप में ही है। और रही बात खड़ी बोली की, जो मेरठ, हस्तिनापुर, सोनीपत, पानीपत और इधर रोहतक और इधर की हरियाणा की इधर की भाषा है, पश्चिम यूपी की, और इसी की उपबोलियां हैं आपकी अवधी और बिहारी, ये सब। तो किसी भी प्रकार से हिंदी को कोई संकट नहीं है। अब अगला पॉइंट क्या है, जो लोग हैं, खासकर सिनेमा का योगदान बहुत है इसमें, सिनेमा ने इसमें काफी कंट्रीब्यूशन किया है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने में। उसमें अभी भी विश्व के बहुत सारे लोग हिंदी बोलना शुरू कर दिए वैश्विक स्तर पर। अब विश्व के तमाम विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। अभी कोई लेक्चर नहीं दे रहे हैं, अभी पॉइंट बता रहे हैं। तो जो कैरेबियन देश हैं उसमें भी जो है, कोलंबिया में और इधर आपके त्रिनिदाद टोबैगो में, इधर जो पैसिफिक ओशन के कंट्रीज हैं, जो आइलैंड्स हैं, फिजी में, न्यूजीलैंड में, कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया में, इधर जो है आपके मॉरिशस में, थाईलैंड में और चाइना में भी कुछ जगहों पे हिंदी सिलेबस उस पाठ्यक्रम में है, और अमेरिका में और कनाडा में कुछ बेसिक हिंदी सिखाई जाती है। तो हम लोग राजनीति बस भले हो सकता है लगता हो संकट में है, ऐसा कुछ है नहीं।
अब आप देखिए, तमाम फॉन्ट पहले नहीं थे। जब एक समय था तिलक फॉन्ट वगैरह की चर्चा होती थी, जब कंप्यूटर आया है तो शुरू में प्रॉब्लम होती थी। अब हिंदी के भी तमाम फॉन्ट, कुर्तिदेव के हजारों फॉन्ट हैं, चाणक्य, मंगल फॉन्ट, वाकमैन चाणक्य, शिवा, शिवा मीडियम, बहुत सारे हम लोग तो, हमारा पब्लिकेशन है, तमाम फॉन्ट वगैरह की जानकारी है। तो हिंदी, अब जब से ट्रांसलेशन करना हुआ, लोग हिंदी से इंग्लिश कर लेते हैं। जैसे गोदान है, हिंदी में है, आपने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, लैटिन कर दिया, आ गया। तो अगर गोदान को अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं तब भी हिंदी भाषा का ही प्रसार है, क्योंकि कथा और भाषा के साथ उसकी मूल्य भी वहन करते हैं। हम अब कालिदास की के अभिज्ञान शाकुंतल को किसी भाषा में पढ़ लें, और संस्कृत का ही प्रचार प्रसार है, क्योंकि उस कथा के साथ मूल्य उसके जुड़े हुए हैं। अब इसमें सवाल कहां खड़ा होता है? सवाल आता है अंग्रेजीकरण का। अंग्रेजी ने तमाम कैरियर खा लिए। एक लड़की ने हमसे कहा, आई हेट हिंदी, आई हेट हिंदी। मैंने कहा मत बोलो, लेकिन हेट क्यों? ये जो भावना आई है ये गड़बड़ है। अभी भी हिंदी के बहुत से बढ़िया किताबों को सिर्फ हिंदी में होने के कारण लोग नहीं पढ़ते, और अंग्रेजी के सस्ते उपन्यास पढ़ते हैं। तो ये, इसमें हम सभी को ध्यान देना है। तमाम जगह पे कॉन्वेंट में हिंदी बोलना प्रतिबंधित है, स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। तो ये सब, इसको जो है ये गड़बड़ चीज है। हिंदी कोई संकट वंकट में नहीं है। हाँ, अभी देखो, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी इंग्लिश में ही सब जजमेंट वगैरह आते थे, लेकिन हिंदी में बोल रहे हैं लोग। हाई कोर्ट में मैंने खुद बहस सुनी है। तो निरंतर प्रगतिमान है, हिंदी की दशा बिल्कुल फिट है, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन एक समस्या यह है कि पूर्वाग्रह है, और हिंदी बेल्ट के लोग इस पे काम नहीं कर रहे। उदाहरण देते हैं, जैसे अंग्रेजी में पेपर आता है द हिंदू, हिंदी में दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, आज, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, डेली न्यूज एक्टिविस्ट, राजस्थान पत्रिका, बहुत सारे पेपर आते हैं। लेकिन मैटर उस लेवल का नहीं है। द हिंदू पेपर का जो साइड खबर होगी, हिंदी पेपर की मेन खबर में भी नहीं होती है। खबर में बहुत अंतर है। इंग्लिश पेपर में आप पढ़ते हैं तो मुद्दे अलग प्रकार के, उनपे लेख लिखने वाले अलग प्रकार के हैं। तो हमको, अगर चाहते हैं कोई भाषा का प्रचार प्रसार हो, तो उसमें सामग्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। पत्रकारिता बहुत बड़ा माध्यम है। तो खैर, कुमार विश्वास से अधिक पैसा कमाने वाला किसी भाषा का कोई कवि नहीं है वर्तमान में, आप समझो। अजय वर्मा सर, चौथी कक्षाओं में साधारण हिंदी न पढ़ाकर सही हिंदी पढ़ाने पर हिंदी समझना काफी सुगम होगा, क्योंकि 12वीं में भी हिंदी के कवियों को पढ़ाया जाता है। तो याद रखना, इसलिए कठिन होता है कि बेस साधारण हिंदी का है। संस्कृत मरणासन अवस्था में आ गई है। हाँ, संस्कृत में खैर वो है। देखो, ऐसा है, जो नए हो वीडियो को लाइक कर दें, संख्या पूरी कर दीजिए। ऐसा है, हम लोग भी जब पढ़ते थे प्राइमरी से ही पढ़े हैं, छोटी कक्षा में, तो बड़ा योगदान होता है। सरकारी शिक्षा डाउन हो गई, इससे भी हिंदी की दुर्दशा हुई है। कॉन्वेंट जो एजुकेशन का प्रचलन हुआ है, उसमें हिंदी डाउन है। हिंदी के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट हम इंग्लिश मीडियम में हैं, तो हिंदी पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो सरकारी शिक्षा में फ्री शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे वहां जाते ही नहीं है, स्कूल बंद होने के कगार पर आ गए। निजीकरण हो रहा, पता लगा शिक्षा मंत्री का खुद का स्कूल है, तो क्यों चाहेंगे सरकारी स्कूल में बच्चे जाएं? तो इस पर कड़ाई होनी चाहिए, सरकारी स्कूल में अधिकारी अपने बच्चों को भेजें। तो ये भी था कि हम लोग इमला लिखते थे, ग्रामेटिकल एरर वगैरह वहां दूर होती थी। तो ठीक है, बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। आज यहीं पर विराम लिया जाए, 12 बजने वाला है। स्कंदगुप्त नाटक पर हम लोग चर्चा करेंगे, कल दूसरे अंक पर चर्चा करेंगे रात 10 बजे। कुछ कहना हो तो कह दीजिए, नहीं तो हम लोग टाटा बाय बाय करें। और कुछ सुनना हो, कुछ कहना हो, तो दोनों हमको बता दीजिए। शुभ रात्रि भाई, शुभ रात्रि। ठीक है, अब सभी लोग विराम लेते हैं।
नमस्कार, जय हिंद। कल मिलते हैं सुबह फिर रात को, ठीक है।